हाँ तो बच्चों देखिए, आज हम एक दूसरा टॉपिक लेके चल रहे हैं। अर्थशास्त्र का हमारा दूसरा पार्ट चल रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो उसमें से मैंने आपको तीनों क्षेत्रों के बारे में बताया है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक का रोजगार और जीडीपी में उनका योगदान कितना है, ये मैंने आपको बताया है। उससे पहले वाले, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि तुलना, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों की तुलना हम कैसे करते हैं। तो तुलनात्मक अध्ययन से हमें पता चला कि हमारी प्राथमिक क्षेत्रक से तो काफ़ी मतलब ज़्यादा लोग उसमें नियोजित हैं, लेकिन रोजगार जो जीडीपी में जो ज़्यादा योगदान है वो किसका है? तृतीयक क्षेत्र का है। जीडीपी का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद। किसी राष्ट्र की जब हम सकल घरेलू उत्पाद की बात करते हैं तो एक वर्ष में तीनों क्षेत्रकों द्वारा अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों के योगफल को हम क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से हमारा जो द्वितीय क्षेत्र था, द्वितीय क्षेत्र हमारा विद्यमान वाला है, तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र है, वहाँ पर हम सर्विस देते हैं। लेकिन विगत कुछ साल में उसमें काफ़ी चेंज हुआ है। तो इस तरह से हमने देखा कि रोजगार के मामले में जो अभी भी ज़्यादा लोग जो है कृषि क्षेत्र में हमारे नियोजित हैं। पर लेकिन अगर हम ज़्यादा लोग अगर हमारे कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो वहाँ से हमको आय भी प्राप्त होनी चाहिए, ज़्यादा आय प्राप्त होनी चाहिए। पर आय के मामले में अगर हम देखते हैं, हिस्सेदारी जब हम देखते हैं तो हमारा तृतीय क्षेत्र का ज़्यादा है। प्राथमिक क्षेत्र में लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं लेकिन उसका ज़्यादा बेनिफिट हमको नहीं मिल रहा है। इसका मतलब वहाँ पर वो प्रचंड बेरोजगारी है, छिपी बेरोजगारी है, क्योंकि उनको द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र में काम नहीं मिल रहा है। तो जब आदमी कई बार काम नहीं करता है, काम जब नहीं मिलता तो आदमी की मजबूरी है वहाँ पर काम करना। तो हमारे प्राथमिक क्षेत्र में जो लोग ज़्यादा नियोजित है तो वो उनकी मजबूरी है, तो इसलिए वहाँ पर लगे पड़े हैं। तो ऐसी बेरोजगारी को अगर वहाँ से अगर हम कुछ लोगों को हटा देंगे तो हमारे उत्पादन पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऐसी बेरोजगारी को हम क्या कहते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। तो उसके लिए हमें अतिरिक्त रोजगार के साधन जुटाने पड़ेंगे। हमें प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के क्षेत्र में रोजगार, ताकि हमारे कृषि में जो लोग ज़्यादा नियोजित हैं वहाँ से उसको हटाने के लिए लोगों को दूसरे और तीसरे जगहों पर काम करने का मौका मिले, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अतिरिक्त रोजगार जुटाना पड़ेगा। तो अतिरिक्त रोजगार कैसे होता है ये मैंने आपको प्रश्न बताया है। बहुत सी ऐसी गतिविधियाँ होती है ग्रामीण शहरी क्षेत्र में, बहुत से ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो उन क्षेत्रों से आता है, चाहे स्कूल है, कॉलेज है, कार्यालय है, बैंक है, बीमा है, आईटी सेक्टर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, और महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम है। गाँव में जो लोग काम करना चाहते हैं, 100 दिन का रोजगार है। तो ये बहुत से ऐसे काम हैं जिनको हम अतिरिक्त रोजगार सृजन करके लोगों को क्या सकते हैं? रोजगार दे सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है हमारे अधिकतर तब ये जो चीज़ें हैं, ये अतिरिक्त रोजगार जो है, इस प्रकार के साधन को अपनाकर हम अपने रोजगार को बढ़ा सकते हैं। अब हम बात करेंगे, तो ये तो मैं बता, तो अतिरिक्त रोजगार के लिए हमने विभिन्न विधियाँ आपको बताई थी। तो किस तरह से हम अपने अतिरिक्त रोजगार को क्या नाम करते बढ़ा सकते हैं। तो इसी तरह से जो है अतिरिक्त रोजगार करने के लिए हम क्या, चाहे वो प्राथमिक क्षेत्र है चाहे वो द्वितीय क्षेत्र है, तीनों क्षेत्रों को हम कहीं ना कहीं जो है अपने रोजगार को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए हम बहुत से कार्य कर सकते हैं, जिसमें लोगों को रोजगार मिलेगा। माना कहीं पर कोई मकान बनता है या सड़क का निर्माण होता है तो वहाँ पर 2-4 लोगों को रोजगार मिल जाता है। तो किस समय जो हमारे 2-4 लोग खाली बैठे हैं, जैसे 5 लोग हैं, 5 लोगों में से अगर 2 लोगों को रोजगार, कहीं पर किसी बांध का निर्माण हो रहा है या किसी सड़क का निर्माण हो रहा है, और वहाँ पर उनको रोजगार मिल जाएगा तो वो अतिरिक्त रोजगार हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि हमारे कृषि से जो लोग बेकार में लगे पड़े हैं उनको वहाँ रोजगार मिल जाएगा, और जिससे हमारे परिवार की क्या हो जाएगी? आय भी बढ़ जाएगी। ये तो मैंने परसों आपको बताया था कि अतिरिक्त रोजगार। अब मैं बात करता हूँ भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, मतलब ये इसमें संगठित और असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र का मतलब क्या होता है? क्योंकि हमारे जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग क्या नाम कहते हैं रोजगार में है, तो वो कैसे किन किन क्षेत्रों में काम करते हैं। तो काम के आधार पर अगर हम देखते हैं तो हमारे जो क्या लोग हैं वो जो हमारे काम करने के जो हमारे सेक्टर है वो 2 सेक्टर हैं। कितने सेक्टर हैं?
दो सेक्टर, एक सेक्टर को हम कहते हैं संगठित और एक असंगठित, यानी कि ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो पहले बात करते हैं संगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र क्या है? संगठित क्षेत्र का मतलब होता है वे क्षेत्र जहाँ पर नियमों और विनियमों का पालन होता है और जहाँ रोजगार स्थायी होता है। मतलब संगठित क्षेत्रों को हम कहते हैं सरकारी क्षेत्र है। मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, अभी आप देख रहे हैं कि बहुत से लोग, सभी लोग सरकारी नौकरी में नहीं हैं, तो जो लोग सरकारी उपक्रम में होते हैं, जो लोग सरकारी विभाग में काम करते हैं या किसी क्या नाम कहते हैं उपक्रम में काम करते हैं जहाँ पर सरकार का हस्तक्षेप है। संगठित क्षेत्र वे क्षेत्र जहाँ पर नियमों और विनियमों का पालन होता है, जहाँ पर रोजगार स्थायी होता है, काम के घंटे निश्चित होते हैं और फैमिली प्रोटेक्शन होता है, परिवार की मतलब सुख सुविधाएँ होती है, रिटायरमेंट के बाद जो है उसको पेंशन मिलती है और उसके सामान्य भविष्य निधि होती है, उसका बीमा होता है। ऐसी जगहों पर जो लोग काम करते हैं उसको हम कहते हैं संगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र का मतलब सरकारी और अर्ध सरकारी क्षेत्र हुआ। मतलब चाहे आप किसी भी लोग को देखिए, किसी भी को आप देखिए, जब वो काम करते हैं तो जितने भी लाखों करोड़ों लोग जो काम कर रहे हैं वो सब आपके मतलब उनका सेक्टर अलग अलग है, जो हम जिसको हम कह सकते हैं सरकारी और प्राइवेट। सीधी सी बात है। संगठित क्षेत्र को हम सिंपल सी भाषा में, साधारण भाषा में हमको साधारण मतलब उसको हम प्राइवेट और सरकारी कह सकते हैं। तो संगठित क्षेत्र का मतलब है सरकारी सेक्टर है। सरकारी सेक्टर है जहाँ पर नियम होते हैं, कानून होता है, विनियम होते हैं। वहाँ पर जो है जो आदमी संगठित क्षेत्र में काम करता है, चाहे वो मजदूर है, चाहे एक छोटा सा छोटा कर्मचारी हो, चाहे बड़ा सा बड़ा अधिकारी हो, तो वहाँ पर उसकी पूरी जो है उसका फ्यूचर जो होता है बिल्कुल सिक्योर होता है। वहाँ पर उसको हर प्रकार की सुविधाएं मिलती है, उसके काम के घंटे, छुट्टियाँ, अवकाश, उनके अगर किसी परिवार में अगर उस नौकरी की अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसके परिवार के लोगों को रोजगार मिलता है, उसकी सामान्य भविष्य निधि है, उसका बीमा है। तो इस क्षेत्र को हम कहते हैं संगठित। तो संगठित क्षेत्र का मतलब आप सीधे सीधे समझिए वे क्षेत्र जहाँ पर नियमों और विनियमों का पालन होता है और जहाँ पर रोजगार स्थायी होता है, काम के घंटे निश्चित होते हैं और क्या नाम कहते हैं पारिवारिक और क्या नाम कहते हैं सामाजिक सुरक्षा होती है, समानता होती है। तो ऐसे क्षेत्रों को में काम करने वाले लोगों को हम कहते हैं संगठित क्षेत्र। ठीक, क्लियर हो गया। असंगठित क्षेत्र का मतलब होता है दूसरा क्षेत्र है असंगठित। असंगठित क्षेत्र का मतलब वे क्षेत्र जहाँ पर काम के घंटे निश्चित नहीं है, जहाँ पर रोजगार स्थायी नहीं है। प्राइवेट नौकरी जैसे अभी आप देखते हैं है नहीं है, जैसे प्राइवेट नौकरी में जैसे अभी आपकी महामारी आई है, जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, जैसे किसी दुकान में काम कर रहे हैं, किसी होटल में काम कर रहे हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी कारखाने में काम कर रहे हैं, किसी के घर में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर कोई नियम विनियम नहीं होते। हालांकि कंपनी अधिनियम है, अगर कारखाना नियम अधिनियम है, लेकिन वहाँ पर अगर कोई कंपनी में भी या कारखाने में भी अगर कोई आदमी काम करता है तो वहाँ पर क्या होता है कि उन लोगों का क्या होता है, शोषण होता है। अभी आप महामारी के चक्कर में आप देख सकते हैं कि हजारों लाखों करोड़ लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। मतलब प्राइवेट नौकरी, जो लोग प्राइवेट नौकरी करते थे, चाहे वो किसी भी सेक्टर में मतलब काम करते थे, कारखाना, कंपनी, दुकान या कोई भी काम है, तो उसको हम कहते हैं प्राइवेट सेक्टर। मतलब असंगठित क्षेत्र का मतलब प्राइवेट सेक्टर है। तो प्राइवेट सेक्टर मतलब असंगठित क्षेत्र क्या मतलब हुआ, वे क्षेत्र जहाँ पर नियमों और विनियमों का पालन नहीं होता। जस्ट संगठित क्षेत्र का उल्टा, विपरीत। संगठित तो आपका पूरा सरकारी सेक्टर है, वो तो गवर्नमेंट सेक्टर है। वहाँ पर चाहे वो छोटा कर्मचारी है, चाहे वो चपरासी हो, चाहे वो आपका डीएम है, समझिए, तो वो सब हमारा जो वो क्या है सरकारी सेक्टर आ गया। असंगठित सेक्टर सीधे सीधे आप इसको क्या कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, रोजगार, एक तो आदमी जब वहाँ पर काम करता है, ऐसे क्षेत्रों को जब आदमी काम करता है तो उसको ये नहीं रहता है कि उसका रोजगार क्या नाम कहते हैं कितना रहेगा, है नहीं है। उसको अपने रोजगार के घंटे उसके निश्चित, मतलब उसके काम के घंटे निश्चित नहीं होते हैं और कब उसको मालिक नौकरी से बाहर निकाल दे ये उसकी गारंटी नहीं है। और उसके बाद जो है उसका शोषण होता है, 18-20 घंटे कम काम करते हैं और जितना काम करता है उसके बाद उसको उतना वेतन नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से ऐसे क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं, असंगठित क्षेत्र कहते हैं। तो असंगठित क्षेत्र में होटल, दुकान, कारखाना, कंपनी से लेकर आपके जितने भी आपके प्राइवेट नौकरी है, कहीं पर भी कोई भी आदमी, घर में भी अगर आदमी किसी का काम कर रहा है तो प्राइवेट नौकरी है। तो इस तरह से जो है उस क्षेत्रों को हम ऐसे क्षेत्रों में क्या नहीं होता है, नियम और विनियम नहीं होते, कोई कानून नहीं होता है। वहाँ पर मजदूरों का शोषण होता है, समझिए। वहाँ पर विभिन्न प्रकार से लोग काम करते हैं और इस तरह से जो है ये जो असंगठित जो क्षेत्र है, तो वहाँ पर न तो कोई छुट्टियाँ होती है, न कोई क्या नाम कहते हैं वहाँ पर नियम होते हैं और जबकि न्यूनतम मजदूरी भी नहीं होती है। एक पेट पूजा का साधन है। मतलब अगर ये मान के चलो कि एक आदमी भी अगर काम करता है, कम से कम उसको इतना
मिल जाएगी, जिससे उसके परिवार का पालन पोषण हो जाए। तो हमारा असंगठित क्षेत्र जो है ये इसके लिए भी संघर्ष करता है, समझ गए। और असंगठित क्षेत्र में जो है वहाँ पर जो है ये जो है बिल्कुल उनकी रोजी रोटी की समस्या होती है, मतलब उनका शोषण होता है। तो इस तरह से जो है कभी भी मालिक जो है उसको नौकरी से जा सकता है, बाहर कर सकता है। तो इस प्रकार ऐसे क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं, असंगठित क्षेत्र कहते हैं। तो असंगठित क्षेत्र में आपके क्या नाम कहते हैं, तो किसान से लेकर ये सारी चीज़ें होती हैं, समझिए। और तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कुल मिलाकर हमारा असंगठित क्षेत्र जो है मतलब प्राइवेट सेक्टर है, जहाँ पर मजदूरों का, लोगों का शोषण होता है, काम के अनुरूप उनको वेतन नहीं मिलता है, और सरकारी कोई नियम विनियम नहीं होते हैं, और न्यूनतम मजदूरी जो अधिनियम है, जो हमारे सरकार द्वारा जो एक कानून होता है भाई न्यूनतम मजदूरी इतनी मिलनी चाहिए, वो भी लागू नहीं होता है। तो कुल मिलाकर हम ये सकते हैं कि जो हमारे क्या नाम कहते हैं लोग हैं, जो असंगठित क्षेत्र में जो लोग हैं, तो वहाँ पर क्या है, उन लोगों का क्या होता है, शोषण होता है, समझिए। मतलब हमारे असंगठित क्षेत्र प्राइवेट नौकरी में जो लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं, वहाँ पर उन लोगों का क्या होता है, शोषण होता है। कहीं कहीं पर प्राइवेट नौकरी में माना चाहे वो एक अच्छा एजुकेटेड आदमी भी है, तो ऐसा भी नहीं है कि सबको, लेकिन कोई अच्छा एजुकेशन वाला भी है तो उसका भी काफ़ी उनको मेहनत करते हैं, यानी काफ़ी उनको काम ज़्यादा छुट्टियाँ करनी मिलती हैं, अवकाश नहीं मिलता है, फैमिली प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, और क्या नाम कहते हैं शिक्षा होने के बाद भी जो है उनको उतना अच्छा पैसा नहीं मिलता है। और कुछ ऐसी प्राइवेट कंपनी है जहाँ पर काम भी ज़्यादा है, पैसा भी ज़्यादा है, मतलब काम भी ज़्यादा करते हैं, पैसे भी ज़्यादा करते हैं, तो वो भी एक प्रकार का शोषण ही है। तो इस प्रकार से जो है हमारे असंगठित क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं, तो वहाँ पर मजदूरों का क्या होता है, ऐसे लोगों का क्या होता है, शोषण होता है। तो अब इनका संरक्षण आवश्यक है। मतलब हमारे ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम इनका, जितने भी लोग हमारे मतलब संगठित क्षेत्र में तो ठीक है, संगठित क्षेत्र में तो आदमी का फ्यूचर बिल्कुल वो सिक्योर है, वो बिल्कुल सुरक्षित है, उसको सारी प्रकार की सुविधा मिल रही है, चाहे वो चपरासी है चाहे वो बड़ा अधिकारी है, क्योंकि वो गवर्नमेंट सेक्टर में आ गया। मैंने जैसे हम अब मतलब हमारा स्कूली शिक्षा ही देखिए आप, जो क्या नाम कहते हैं प्राइवेट नौकरी में होते हैं, जो प्राइवेट स्कूल में होते हैं, तो उनको जो है वहाँ पर मतलब क्या नाम कहते हैं बच्चों की फीस पर उनको पैसा मिलता है, यानी है तनख्वाह मिलती है। और जैसे हम लोग सरकारी है तो हमको वेतन कौन देती है, गवर्नमेंट देती है। तो छुट्टी के दिन पर भी आजकल की महामारी के दौर पर भी आप देख सकते हैं कि मतलब जैसे हम लोग हैं तो हम लोगों को जो है सरकारी सुविधा, हम सरकारी कर्मचारी हैं तो हमको पूरा वेतन पूरा हमको जो है सरकार जो है वो सरकार की जिम्मेदारी है। तो इसी प्रकार जो है, इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि असंगठित क्षेत्र का जो लोग वहाँ पर काम करते हैं उनका बहुत से बड़ा अंधकारमय है, क्योंकि उनका बहुत शोषण होता है। तो इसलिए उनका क्या करना चाहिए, संरक्षण आवश्यक है। शोषण का रूप अलग तरह से होता है। शोषण का रूप वही है, काम के घंटे जाते हैं, वेतन कम मिलता है, छुट्टियाँ नहीं मिलती हैं, और क्या नाम कहते हैं कोई बीमा नहीं होता है, जोखिम भरा काम करते हैं, समझ गए। और क्या नाम कहते हैं, तो इस तरह से विभिन्न तरह से हम देखते हैं कि जो प्राइवेट जो नौकरी होती है रोजगार स्थायी नहीं होता है, कभी भी जो है नौकरी से मालिक निकाल सकता है। तो इस प्रकार से तो वहाँ पर उनका शोषण हो गया। अब तो इनका संरक्षण भी होना आवश्यक है। अब ग्रामीण क्षेत्र में जैसे किसान, मजदूर, भूमिहीन, कृषक हैं, तो ये जो लोग हैं जैसे ग्रामीण क्षेत्र में, जो असंगठित क्षेत्र में, जैसे कोई ग्रामीण क्षेत्र कोई किसान है यानी या मजदूर है या कोई भूमिहीन किसान है, तो उसके वहाँ वो काम करता है, किसी मालिक के, किसी जिसके पास ज़मीन है वो ज़मीन पट्टे पर लेता है, उसके वहाँ वो काम करता है। और शहरों में जो है इसी प्रकार के क्या नाम कहते हैं लोग होते हैं, जैसे श्रमिक है, सड़क है, दुकानदार है, वस्त्र जो कपड़े की मिलें होती हैं उसमें काम करने वाले कारीगर हो गए, उसमें मजदूर हो गई या बुनकर हो गई, समझ गए। तो इस तरह से जो है वहाँ पर जो गांव में किसान और मजदूर और भूमिहीन कृषक होते हैं, और शहरों में उद्योगों में श्रमिक, सड़क दुकानदार और वस्त्र निर्माण दुकान में काम करने वाला आदमी है। तो वहाँ पर एक दुकान है तो वहाँ पर मालिक के वहाँ जो है 2000-2500 रुपये में आदमी काम करता है। तो इस तरह से जो वहाँ पर जो है काफ़ी इनका क्या होता है, शोषण होता है। तो इनका हमें क्या करना चाहिए, संरक्षण प्रदान इनको करना चाहिए, मतलब इनकी संरक्षण की आवश्यकता है। अब संरक्षण का मतलब उनको सुरक्षा प्रदान करनी है। तो सुरक्षा प्रदान करने के लिए मतलब कम से कम कैसे आप करेंगे, सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या होगा कि भाई इनकी जो है मतलब जैसे भी ये लोग काम करते हैं उनको जो है 1990 की से संगठित क्षेत्र में बहुत श्रमिक अपना रोजगार, आप धीमे धीमे हमारा क्या हो रहा है कि जो हमारा संगठित क्षेत्र था यहाँ से भी हमारा रोजगार घट रहा है। तो ज़्यादा लोग आज के डेट में आप देख सकते हैं कि सरकारी नौकरी बहुत कम है, संगठित क्षेत्र में काम करने वाले की संख्या काफ़ी कम है। तो 1990 के बाद तो हमारा प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, असंगठित क्षेत्र लगातार ज़्यादा काम करने वाले लोग कहाँ हैं, हमारे असंगठित क्षेत्र में ही हैं। तो इसलिए जो है अब ज़्यादा लोग हमारे असंगठित क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमको उनका क्या करना चाहिए, संरक्षण देना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है
चाहे वो लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, समझिए, या क्या नाम कहते हैं बहुसंख्यक श्रमिक हैं, छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं, और क्या नाम कहते हैं जहाँ पर या लोहार है, सुनार है, बढ़ई है, काश्तकार हैं, जो भी लोग हैं ये सब हमारे क्या नाम कहते हैं गांव में, शहर में इस प्रकार से काम करते हैं। तो इनका भी हमें कहीं ना कहीं क्या नाम कहते हैं क्या देना चाहिए, संरक्षण हमें इनकी आवश्यकता है, ताकि ये लोग जो है अपनी जीविका से से चला सकें, इनके साथ सामाजिक भेदभाव न हो, इनको मान सम्मान मिलता रहे। तो संगठित सेक्टर में हम अपने इस प्रकार से मानवीय दृष्टिकोण से जो भी लोग हमारे सेक्टर में काम करें, क्योंकि उत्पादन में सबका महत्व है, तो हम इसका क्या कर सकते हैं, इनको संरक्षण दे सकते हैं। अब उसके बाद ये तो बात है संगठित और असंगठित। अब उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ स्वामित्व आधारित क्षेत्र। कुछ ऐसे भी क्षेत्र होते हैं जो स्वामित्व के आधार पर, तो स्वामित्व के आधार पर क्षेत्र हमारे दो होते हैं, एक सार्वजनिक और एक निजी स्वामित्व। तो पहले बात करते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब होता है जिसको हम सरकारी क्षेत्र कहते हैं। तो संपत्ति क्षेत्र मतलब इसमें स्वामित्व के आधार पर बहुत से ऐसे हमारे सेक्टर होते हैं जो हमारे सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत होती है, उनकी वे परिसंपत्तियां जिनका स्वामित्व सरकार द्वारा संचालित होता है। मतलब ऐसा कोई निगम या कोई भी ऐसी संस्था जिस पर अधिकार किसका होता है, सरकार का होता है, सरकार काम करती है। तो वे परिसंपत्तियां जिनका स्वामित्व सरकार द्वारा संचालित होता है, जैसे हमारा डाक विभाग है, संचार है, रेल है। तो ये जो डिपार्टमेंट है, जैसे रेल है, डाक है, तार है, संचार है, तो ये हमारा सरकारी क्षेत्र का है नहीं है। तो ये हमारे ये जो डिपार्टमेंट है ये हमारे पैसा कमाते हैं। मतलब जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट तो हमारा पैसा प्रोडक्शन नहीं करता, मतलब लाभ नहीं कमाता है, लेकिन हमारे सरकारी क्षेत्र में भी से भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जहाँ पर मतलब उनकी आय बढ़ती है। जैसे आपका निगम है, निगम का मतलब जैसे आपका रोडवेज परिवहन निगम है, तो चलो रोडवेज परिवहन निगम, हालांकि उसमें काम करने वाले लोग सरकारी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वहाँ से उनको क्या प्राप्त होता है, राजस्व प्राप्त होता है, आय भी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से जो जैसे डाक है, डाक का डिपार्टमेंट है, या रेल है, रेल भारतीय रेल जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत बढ़िया देश की अर्थव्यवस्था में उस रेल का काफ़ी महत्व है, यानी है जिसका हमारे बजटिया लक्ष्य आता है। तो रेल हो गया और डाकतार विभाग हो गया, संचार हो गया। तो इसका उद्देश्य जो है ये जो क्षेत्र है ये हमारे क्या है, ये कौन सा क्षेत्र है, सार्वजनिक है, पब्लिक सेक्टर है। मतलब पब्लिक सेक्टर का ना, जहाँ पर सरकार की पब्लिक सेक्टर में कौन किसके अंदर होता है, सरकार के अंडर होता है। सरकार जो है इनको क्या करते हैं, लोगों को क्या करते हैं, प्रोवाइड कराती है। तो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत जो है यहाँ पर जैसे सड़क का निर्माण है, पुलों का निर्माण है, या बांधों का निर्माण है, तो सरकार इस काम को स्वयं अपने पास लेती है, उसको प्राइवेट में नहीं देती है। क्योंकि प्राइवेट में देने पर क्या होगा कि वहाँ पर वो लाभ कमाना उसका उद्देश्य हो जाएगा। तो जो हमारा जो पहला जो क्षेत्र है सार्वजनिक क्षेत्र है, तो सार्वजनिक क्षेत्र में सीधे सीधे हम ये देख सकते कि वहाँ पर लाभ कमाना उद्देश्य नहीं होता है, ताकि यहाँ पर क्या होता है, लोगों को क्या मिले, सुविधा मिले। मतलब उनका सार्वजनिक क्षेत्र जो हमारा जो सरकारी क्षेत्र है, इनकी जो परिसंपत्तियाँ होती है, जो उसके पास जो उसकी परिसंपत्तियाँ हैं, उनका स्वामित्व किसके हाथ में होता है, सरकार के हाथ में होता है, और सरकार द्वारा क्या होता है, संचालित होता है। तो चाहे नफा हो चाहे नुकसान हो, तो वो सब किसका होगा, सरकार का होगा। तो उसमें ऐसे सेक्टर को हम कहते हैं सार्वजनिक क्षेत्र। तो जैसे उदाहरण के रूप में मैंने आपको बता दिया, डाक, संचार, रेल, और ये जो है आपका क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र है। और दूसरा क्षेत्र है निजी क्षेत्र है। मैंने यहाँ से दिखा रखा आपको, ये वाला सार्वजनिक हो गया, उसके बाद इधर से दिखा रखा ये क्या है, निजी क्षेत्र है। वे परिसंपत्तियां जिनका स्वामित्व, निजी का मतलब प्राइवेट, एक व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है। वे परिसंपत्तियां जिनका स्वामित्व अधिकार की जिम्मेदारी एक व्यक्ति या एक कंपनी के हाथ में होता है। मतलब कोई कंपनी है, वे परिसंपत्तियां जिनका स्वामित्व, जिनका अधिकार जो है किसके पास होता है, एक व्यक्ति विशेष, उसका क्या होता है, एक व्यक्ति या एक कंपनी के हाथ में उसकी क्या होती है, जिम्मेदारी होती है। तो ऐसे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, निजी क्षेत्र कहते हैं। तो जैसे आपका टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जैसे टिस्को है, यानी है, और रिलायंस इंडस्ट्री है, जैसे आपने देखा मुकेश अंबानी की है, यानी है। रिलायंस का जो है पूरा करता धरता मालिक कौन है, आपका मुकेश अंबानी ग्रुप है। और बजाज ऑटोमोबाइल्स है, यानी है। तो ये बजाज की जो गाड़ियाँ निकलती हैं वो प्राइवेट में है, तो उसका मालिक स्वयं है। और टाटा है इनके, तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, जो मतलब टाटा और टाटा बिरला, ये बहुत सी जो कंपनियां हैं, ये सब क्या है, प्राइवेट कंपनी है। तो इसके एक व्यक्ति क्या है, मालिक है, समझिए। तो इसको हम कहते हैं निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र का मतलब होता है ये क्या है, वे परिसंपत्तियां जिनका स्वामित्व अधिकार की जिम्मेदारी एक व्यक्ति या एक कंपनी के हाथ में होता है, जिसका उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना होता है। मुकेश अंबानी है, जो बड़े बड़े हमारे देश के उद्योगपति हैं, समझिए।
और जिनके पास अपने जो है निजी जो वो सेक्टर में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, निवेश करते हैं, और उसमें हालांकि वहाँ लाखों हजार लोग काम भी करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना होता है, समझ गए। तो चाहे वो आपका टाटा आयरन स्टील एंड कंपनी टाटा की है, चाहे वो रिलायंस इंडस्ट्री है, जैसे आपका किसकी है, ये मुकेश अंबानी की है। उसी प्रकार आपका क्या नाम कहते हैं, विजय माल्या का था, किंगफिशर था, यानी है। और बहुत से आपके पवन हंस है, आपकी मतलब बहुत से बड़े उसके भी जो है किंगफिशर, उसकी क्या नाम कहते हैं, शराब का कारोबारी था। और बजाज ऑटो है, बजाज की जो आपके वोट निकलते हैं, आपके व्हीकल्स निकलते हैं। तो इनका उद्देश्य क्या होता है, ये सब प्राइवेट सेक्टर है, तो इनका मालिक, इनका स्वामित्व एक व्यक्ति या एक क्या होती है, कंपनी होती है। तो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, निजी क्षेत्र कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये थे हमारे क्षेत्र, ठीक हो गया। तो इस प्रकार का ये चैप्टर हमारा यहाँ पर आप क्या हो गया, समाप्त हो गया है। तो इस तरह से जो है अब आप लोग जो है इसका बढ़िया ढंग से जो है क्या नाम कहते हैं, मतलब इस चैप्टर को समझेंगे। और इसके साथ साथ जो है सरकार की भी जिम्मेदारी है। तो इसमें हमने आपको प्राथमिक द्वितीयक क्षेत्र बताया, उसका उत्पादन बताया, उसका रोजगार बताया, और फिर उसके बाद हमने उसके तुलनात्मक अध्ययन किया। फिर हमने उसकी जीडीपी के बारे में बात की। फिर हमने क्या नाम कहते संगठित शिक्षा, उसका मतलब अधिकतर लोग कहाँ नियोजित हैं, उसका रोजगार, अतिरिक्त रोजगार कैसे सृजन किया जाए, ये मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद हमने भारतीय हमारी अर्थव्यवस्था में उसमें है, उसमें कितने सेक्टर होते हैं, 2 सेक्टर होते हैं। कुछ जो लोग काम करते हैं वो 2 सेक्टर में बटे हुए हैं, एक सरकारी सेक्टर है और एक प्राइवेट सेक्टर, मतलब एक संगठित का मतलब सरकारी और असंगठित का मतलब प्राइवेट सेक्टर है। और जहाँ पर इस प्रकार से हमने देखा कि भाई जो हमारा असंगठित क्षेत्र है वहाँ पर लोग का काफ़ी मतलब जो लोग वहाँ पर काम करते हैं, चाहे वो गाँव में करते हैं, शहरों में करते हैं, वहाँ शोषण होता है। तो ये इस प्रकार से जो है इनकी जो है हमको किसकी आवश्यकता है, संरक्षण की आवश्यकता है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि स्वामित्व आधारित पर क्षेत्र हमारे 2 होते हैं, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र होते हैं। तो जो सार्वजनिक क्षेत्र होता है वही परिसंपत्तियाँ जिसमें क्या होता है, जिसका स्वामित्व सरकार के हाथ में होता है, जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। और जैसे आपका डाक, तार, रेल जो है, संचार जो है, बीमा, ये हमारे सरकार के अंदर है। और निजी क्षेत्र जो है वो प्राइवेट संपत्तियाँ है, वे परिसंपत्तियाँ जिसका स्वामित्व अधिकार एक व्यक्ति या एक कंपनी के हाथ में होता है, और जिसका उद्देश्य लाभ क्या होता है, लाभ कमाना होता है। जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को हो गया, रिलायंस इंडस्ट्री होगी, बजाज ऑटो हो गया। तो इस तरह से जो है ये चैप्टर हमारा पूरा हो गया है। आप इसका जो है इसको आप ये नोट्स में लिखेंगे और इसके सारे किताब के प्रश्न उत्तर आप लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये सामाजिक विज्ञान में हमारे ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होते हैं। ठीक है, थैंक यू।